एडजी पर आपका फिर स्वागत है, जहां हम क्लास 11 के लिए आपके पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन करेंगे। ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। जयपुर की स्टूडेंट अनन्या को पॉलिटिक्स सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स लगती थी। इस चैप्टर के बाद उसने समझा कि डेली डिसीजंस भी पॉलिटिकल हो सकते हैं। आज हम पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, थिंकर्स, नागरिकता और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करेंगे। और सुनते समय एक सिंपल तरीका रखो। हर बड़े आइडिया के बाद हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तुरंत आंसर मत देखना, पहले मन में रीजन बनाना। अगर कोई डाउट आए उसे लिख लो, क्योंकि पॉलिटिकल थियोरी में केवल डेफिनेशन याद करना काफी नहीं होता। हमें कॉन्सेप्ट का मीनिंग और उसका सोशल इम्पैक्ट भी समझना होता है। चलो सबसे पहले चैप्टर की फाउंडेशन पकड़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में दो खास क्षमताएं बताई गई हैं। पहली, रीजन और अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। दूसरी, लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करने की क्षमता। हम केवल इच्छा रखते नहीं, बल्कि डिस्कस भी करते हैं कि हमारे लिए गुड और डिजायरेबल क्या है। यहीं से पॉलिटिक्स का कनेक्शन शुरू होता है। जब लोगों की नीड्स, डिजायर्स और गुड सोसाइटी की कल्पना अलग अलग हो, तो साथ रहने के लिए बातचीत और कलेक्टिव डिसीजंस चाहिए। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर सोसाइटी में हर व्यक्ति केवल अपना फैसला करे और कोई शेयर्ड डिसीजन न हो, तो कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? पॉलिटिकल थियरी इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकली एग्जामिन करती है। सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए? गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकती है? क्या लॉ हमारी फ्रीडम को लिमिट करता है? स्टेट अपने सिटीजन्स को क्या देती है? और सिटीजन्स एक दूसरे के प्रति क्या वो करते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को एक लिस्ट की तरह रटने के बजाय उनका कॉमन थ्रेड समझो। सभी क्वेश्चंस पॉलिटिकल लाइफ के वैल्यू से जुड़े हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस केवल टेक्स्ट बुक वर्ड्स नहीं हैं। ये तय करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। पॉलिटिकल थियरी का ऑब्जेक्टिव सिटीजन्स को पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर रैशनली सोचने और अपने समय की पॉलिटिकल इवेंट्स को असेस करने के लिए ट्रेन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि थियरी हमें हर इशू का एक फिक्स्ड आंसर देती है। ये हमें रीजंस, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस देखने की हैबिट देती है। तो पहला, एक्टिव रिकॉल। पॉलिटिकल थ्योरी की रूट्स ह्यूमन बीइंग्स की किन दो कैपेसिटीज में बताई गई हैं? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? रीजन और रिफ्लेक्शन, तथा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। इन्हीं के कारण हम शेयर्ड लाइफ के रूल्स और वैल्यूज पर विचार कर सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट मेजर टॉपिक पर, व्हाट इज पॉलिटिक्स। चैप्टर बताता है कि लोगों के लिए पॉलिटिक्स का मीनिंग एक जैसा नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर्स इसे पब्लिक सर्विस कह सकते हैं, दूसरे लोग इसे मैनिपुलेशन, इंट्रीग और पर्सनल एम्बिशन पूरा करने का तरीका मानते हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स को सिर्फ पॉलिटिशियंस के काम तक सीमित कर देते हैं। और नेगेटिव इमेज क्यों बनती है? जब लोग फॉल्स प्रॉमिसेस, टॉल क्लेम्स, पार्टी बदलना, सेक्शंस को मैनिपुलेट करना या पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट को रूथलेसली परस्यू करना देखते हैं, तो पॉलिटिक्स को स्कैम से जोड़ते हैं। इसी वजह से आम वाक्य सुनाई देता है, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह एक्सप्रेशन केवल फॉर्मल पॉलिटिक्स के लिए नहीं आता। चैप्टर एग्जांपल्स देता है कि क्रिकेटर टीम में बने रहने के लिए मैनिपुलेट करे, फेलो स्टूडेंट अपने पिता की पोजीशन का एडवांटेज ले, या ऑफिस में कोई व्यक्ति बॉस से माइंडलेसली एग्री करे, तो लोग उसे डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। यानी एवरीडे लैंग्वेज में पॉलिटिक्स सेल्फ इंटरेस्ट के अनफेयर परस्यूट का नाम भी बन गया है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। क्या पॉलिटिक्स का मिसयूज ही पॉलिटिक्स है? अगर कोई गलत तरीके से अपना फायदा लेता है, तो वह पॉलिटिक्स की एक नेगेटिव प्रैक्टिस हो सकती है। और चैप्टर कहता है कि पॉलिटिक्स सोसाइटी की एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए पॉलिटिक्स को केवल करप्शन या मैनिपुलेशन समझ लेना इनकम्प्लीट व्यू होगा। महात्मा गांधी की इमेज चैप्टर में इसी पॉइंट को पावरफुल बनाती है। उन्होंने पॉलिटिक्स को स्नेक की कॉइल्स की तरह एनवेलपिंग बताया और कहा कि इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, हमें इससे रेसल करना होगा। इसका अर्थ है कि पॉलिटिकल मैटर से पूरी तरह बाहर रहना संभव नहीं, क्योंकि कलेक्टिव लाइफ पर पॉलिटिक्स का असर रहता है। एक छोटा सवाल,
अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ क्योंकि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्या चैप्टर उससे अग्री करेगा? पूरी तरह नहीं। पॉलिटिक्स इलेक्शन से ब्रॉडर है। जब लोग कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेगोशिएट करते हैं या कलेक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तब भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती है। नो सोसाइटी बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के सस्टेन नहीं कर सकती। सोसाइटी में मल्टीपल नीड्स और इंटरेस्ट होते हैं। फैमिलीज, ट्राइब्स और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लोगों की नीड्स और एस्पिरेशंस पूरी करने में मदद करते हैं। गवर्नमेंट्स भी ऐसी ही सोशल इंस्टीट्यूशंस में एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, इसलिए उनका फॉर्मेशन और फंक्शनिंग पॉलिटिक्स का सेंट्रल फोकस बनता है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। पॉलिटिक्स की दो इमेजेस याद रखो। एक, मैनिपुलेशन और सेल्फिशनेस वाली नेगेटिव इमेज। दूसरी, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने और कलेक्टिव डिसीजंस लेने वाली नेसेसरी एक्टिविटी। लॉन्ग आंसर में दोनों इमेजेस लिखकर चैप्टर का बैलेंस्ड कंक्लूजन देना बहुत यूजफुल रहेगा। अब स्वाति एक कॉमन कंफ्यूजन उठाती है। अगर पॉलिटिक्स सोसाइटी की कलेक्टिव एक्टिविटी है, तो गवर्नमेंट का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजंस डायरेक्टली लोगों की लाइव्स को अफेक्ट करते हैं। चैप्टर इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और एजुकेशनल पॉलिसी का उल्लेख करता है। इनका असर स्कूल, जॉब्स, मार्केट्स और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। इमेजिन करो कि किसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस में बदल जाए। मार्केट्स बंद हो सकते हैं, स्कूल्स शट हो सकते हैं, एसेंशियल्स खरीदना मुश्किल हो सकता है और सिक पर्सन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा। स्कूल शेड्यूल और सिलेबस भी प्रभावित हो सकते हैं। इससे समझ आता है कि गवर्नमेंट एक्शन कोई दूर की चीज नहीं है। इसके उलट अगर गवर्नमेंट लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाली पॉलिसीज बनाए, तो अच्छे स्कूल और डिसेंट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकते हैं। यहाँ चैप्टर गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली गुड या बैड नहीं कहता। वह हमें असेस करना सिखाता है कि पॉलिसीज लोगों की लाइफ्स और सिक्योरिटी को किस दिशा में प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि सिटीजन्स गवर्नमेंट एक्टिविटीज में लाइवली इंटरेस्ट लेते हैं। वे एसोसिएशंस बनाते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिमांड्स आर्टिकुलेट करते हैं और दूसरों के साथ नेगोशिएट करते हैं। जब वे पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं, तो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए गवर्नमेंट को लॉज बदलने के लिए परसुएट करने की कोशिश करते हैं। इस पार्टिसिपेशन में रिप्रेजेंटेटिव्स के काम पर डिस्कशन भी आता है। सिटीजन्स पूछते हैं कि करप्शन बढ़ी या घटी, करप्शन एलिमिनेट हो सकती है या नहीं, स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशंस जस्टिफाइड हैं या नहीं, और कुछ पार्टीज या लीडर्स इलेक्शंस में सफल क्यों होते हैं। पॉलिटिक्स में क्वेश्चंस पूछना और रेशनल तलाशना सेंट्रल है। तुम अपने दिन का एक छोटा एनालिसिस कर सकते हो। स्कूल की टाइमिंग, ट्रांसपोर्ट, फीस, सेफ्टी, बुक्स की अवेलेबिलिटी या किसी पब्लिक सर्विस को देखो और पूछो, इनमें गवर्नमेंट पॉलिसी या कलेक्टिव डिसीजन का क्या रोल है। ये चैप्टर की एक्टिविटी को रियल लाइफ से जोड़ने का अच्छा तरीका है। पॉलिटिक्स का समरी डेफिनेशन यहाँ बताया। पॉलिटिक्स इसलिए अराइज होती है क्योंकि लोगों की विजन्स ऑफ जस्टिस और डिजायरेबिलिटी अलग हो सकती हैं। तो नेगोशिएशंस के माध्यम से कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं। एक लेवल पर यह गवर्नमेंट और पीपल के एस्पिरेशंस का संबंध है, दूसरे लेवल पर पीपल का डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना है। एक पॉसिबल मिस्टेक ये है कि पॉलिटिक्स को केवल गवर्नमेंट अफेयर्स लिख दिया जाए। एग्जाम में इसे करेक्ट करने के लिए जरूर लिखना कि पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के कामों के साथ साथ लोगों की नेगोशिएशंस, स्ट्रगल्स और कलेक्टिव एक्टिविटीज को भी शामिल करती है। यही डिस्टिंक्शन आंसर को अधिक कंप्लीट बनाता है। अब हम पूछते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में एक्चुअली स्टडी क्या किया जाता है। जब हम सोसाइटी को देखते हैं तो मूवमेंट, डेवलपमेंट और चेंज दिखाई देते हैं। डीपर लुक में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं और पॉलिसीज को गाइड करते हैं। कंट्रीज इन वैल्यूज को कॉन्स्टिट्यूशंस में एनश्राइन कर सकती हैं। इंडियन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस ओवरनाइट नहीं बनते। उनके पीछे कौटिल्य, एरिस्टोटल, प्लेटो, रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसे थिंकर्स के आइडियाज और लंबे डिबेट्स का योगदान रहा है। थिंकर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को केयरफुली समझो।
प्लेटो और एरिस्टोटल ने मोनार्की और डेमोक्रेसी में कौन बेहतर है इस पर चर्चा की। रूसो ने फ्रीडम को ह्यूमन काइंड का फंडामेंटल राइट माना। मार्क्स ने इक्वालिटी के सिग्निफिकेंस पर जोर दिया। गांधी ने जेन्युइन फ्रीडम या स्वराज पर हिंद स्वराज में विचार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट को माइनॉरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करके स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात स्ट्रांगली रखी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम और इक्वालिटी प्रियम्बल में दिखाई देते हैं। अनटचेबिलिटी अबॉलिश की गई है और गांधीयन प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल हैं। यहाँ आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस का कनेक्शन देखना है। पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नेंस और सोशल लाइफ को शेप करने वाले आइडियाज और प्रिंसिपल से सिस्टमैटिकली एंगेज करती है। ये फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्लैरिफाई करती है। साथ ही रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल रिव्यू जैसे प्रिंसिपल्स की सिग्निफिकेंस को आर्ग्यूमेंट्स के माध्यम से एग्जामिन करती है। ध्यान रहे, पॉलिटिकल थिंकर्स हमेशा पॉलिटिशियंस नहीं होते। रूसो, मार्क्स और गांधी पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं थे, फिर भी उनके आइडियाज ने जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। पॉलिटिकल थ्योरी पास्ट आइडियाज को सिर्फ हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ती, वह करंट एक्सपीरियंसेस को देखकर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर भी सोचती है। क्विक चेक। पॉलिटिकल थियरी का काम पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के पीछे के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को समझना? सही आंसर दूसरा है। ये कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स और सोशल लाइफ में उनके एप्लीकेशन को एग्जामिन करती है। अब एक बड़ा डाउट, अगर इंडिया फ्री और इंडिपेंडेंट है और डेमोक्रेसी मौजूद है, तो फ्रीडम और इक्वालिटी पर पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत अभी भी क्यों है? चैप्टर का आंसर है कि ये वैल्यूज सोशल लाइफ के हर एरिया में समान पेस से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। पॉलिटिकल इक्वालिटी सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी में ऑटोमेटिकली बदल नहीं जाती। किसी व्यक्ति के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं, लेकिन कास्ट या पॉवर्टी के कारण उसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। कुछ लोग प्रिविलेज्ड पोजीशन में होते हैं, जबकि कुछ बेसिक नेसेसिटीज तक पूरी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए फ्रीडम एक डिस्टेंट ड्रीम बन सकती है। यही गैप थियरी को रेलेवेंट बनाता है। तो इक्वालिटी को केवल वोट देने के इक्वल राइट के रूप में डिफाइन करना इनसफिशिएंट होगा। चैप्टर हमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी सोचने को कहता है। एग्जाम में ये लिखना यूजफुल है कि फॉर्मल पॉलिटिकल इक्वालिटी के बावजूद कास्ट, पॉवर्टी और बेसिक नीड्स की असमानता फ्रीडम और इक्वालिटी के एक्चुअल एक्सपीरियंस को प्रभावित करती है। दूसरा रीजन है राइट्स की चेंजिंग इंटरप्रिटेशन। चैप्टर चेस या क्रिकेट का कंपैरिजन देता है। जैसे गेम खेलते हुए हम रूल्स के नए मीनिंग समझते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नए सर्कमस्टांसेस में री इंटरप्रेट किया जाता है। राइट टू लाइफ को कोर्ट्स ने राइट टू लाइवलीहुड से जोड़कर देखा और राइट टू इंफॉर्मेशन एक न्यू लॉ के माध्यम से आया। इसका मतलब ये नहीं कि राइट्स का मीनिंग मनमाने ढंग से बदलता है। न्यू सोशल चैलेंजेस आते हैं और इंस्टीट्यूशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस तथा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उनके रिस्पॉन्स में ब्रॉडर मीनिंग्स डेवलप कर सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी हमें पूछना सिखाती है कि एग्जिस्टिंग डेफिनेशन एडिक्वेट है या उसे नए कॉन्टेक्स्ट में एक्सपैंड करने की जरूरत है। तीसरा रीजन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। ग्लोबल कम्युनिकेशन एक्टिविस्ट को ट्राइबल कल्चर्स या फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क करने में मदद कर सकती है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी टेररिस्ट्स और क्रिमिनल्स को कोऑर्डिनेट करने का रास्ता भी दे सकती है। यानी फ्रीडम के नए डायमेंशंस के साथ फ्रीडम के नए थ्रेट्स भी सामने आते हैं। इंटरनेट कॉमर्स के बढ़ने पर पर्सनल इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन प्राइवेसी की सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ क्वेश्चंस उठते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स की फ्रीडम कितनी हो, चैट रूम्स में एडवर्टाइजिंग अलाउड हो, टेररिस्ट को ट्रेस करने के लिए प्राइवेट ईमेल्स एक्सेस किए जा सकते हैं, रेगुलेशन कितना और किसके द्वारा होना चाहिए। ये पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्टेम्परेरी यूज है। ये हमें तुरंत स्लोगन चुनने के बजाय फ्रीडम, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और रेगुलेशन के बीच रिलेशनशिप एग्जामिन करने देता है। चैप्टर कोई सिंगल रेडीमेड आंसर नहीं देता, वह रीजन, डिस्कशन और पॉसिबल सॉल्यूशंस की दिशा दिखाता है। अब मिडिल रिकैप, पॉलिटिकल थ्योरी रेलेवेंट है
क्योंकि इनइक्वालिटी बनी हुई है, राइट्स की इंटरप्रिटेशंस बदलती हैं और टेक्नोलॉजी फ्रीडम के साथ न्यू रिस्क्स लाती है। अगर इस रिकैप पर तुम्हारा डाउट हो तो एडजी में इसी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पर एआई ट्यूटर से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछकर अपना रीजनिंग चेक कर सकते हो। अब हम चैप्टर के सबसे यूजफुल प्रैक्टिकल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। पॉलिटिकल थियरी फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे आइडियाज के ओरिजिन्स, मीनिंग्स और सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करती है। किसी भी डिबेट में दो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इसका मीनिंग क्या है और यह मैटर कैसे करता है। मैथमेटिक्स में ट्रायंगल या स्क्वायर की डेफिनेशन रिलेटिवली फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस की डेफिनेशंस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अलग डायमेंशंस रखती हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप से जुड़े हैं और ह्यूमंस के ओपिनियंस तथा एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल थियरी डिबेट और रीजनिंग से मीनिंग क्लैरिफाई करती है। इस मेथड को सोक्रेटिस और प्लेटो के एग्जाम्पल से समझो। एथेंस में सोक्रेटिस कॉमनली हेल्ड बिलीफ्स को क्वेश्चन करते थे। प्लेटो ने द रिपब्लिक में सोक्रेटिस के माध्यम से जस्टिस पर डिस्कशन दिखाया। सोक्रेटिस रीजन का उपयोग करके किसी व्यू पॉइंट की लिमिटेशंस और इनकंसिस्टेंसीज सामने लाते हैं, जब तक सामने वाला अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन पर फिर से विचार न करे। जस्टिस वाले डिस्कशन में सेफलस की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट साबित होती है। सिर्फ ट्रुथ बोलना और डेट्स रीपे करना हर सिचुएशन में जस्टिस की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बनता। अगर कोई फ्रेंड ठीक मेंटल स्टेट में ना हो और अपने जमा किए वेपन्स वापस मांगे तो उन्हें दे देना सही होगा या नहीं? सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग इसी तरह डेफिनेशन को टेस्ट करती है। इस एग्जाम्पल का एग्जाम लेसन यह है कि पॉलिटिकल थियरी सिंपली ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन को रीजन और काउंटर एग्जाम्पल के सामने टेस्ट करना पड़ता है। अगर डेफिनेशन हर सिचुएशन में काम नहीं करती तो उसे रिफाइन करना होगा। यही रैशनल आर्ग्यूमेंट और सिस्टमैटिक थिंकिंग का कोड है। अब इक्वालिटी का एवरीडे एग्जाम्पल लेते हैं। क्यों में कोई व्यक्ति आगे निकल जाए तो हमें चीटेड फील होता है, क्योंकि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। यहाँ इक्वालिटी का अर्थ है कि सबको गुड्स और सर्विसेज पाने का समान अवसर मिले, लेकिन एल्डरली या डिसेबल्ड लोगों के लिए सेपरेट काउंटर्स हों तो स्पेशल ट्रीटमेंट जस्टिफाइड लग सकता है। यहीं से इक्वालिटी का कॉम्प्लेक्स मीनिंग सामने आता है। हर व्यक्ति को बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देना हमेशा फेयर नहीं होता। कुछ लोगों की अलग नीड्स होती हैं। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और जस्टिफाइड स्पेशल ट्रीटमेंट को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब केवल सबको एक जैसा देना नहीं, बल्कि अनफेयर डिसएडवांटेज को पहचानना भी है। आप पॉवर्टी का एंगल देखो। अगर किसी व्यक्ति के पास शॉप या डॉक्टर तक जाने के लिए पैसे ही नहीं है तो केवल इक्वल अपॉर्चुनिटी कहना पर्याप्त नहीं होगा। डे लेबरर्स लंबे आवर्स काम कर सकते हैं, फिर भी बेसिक नीड्स पूरी ना हो। इक्वालिटी में फेयरनेस और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन का डायमेंशन भी आता है। इसी तरह बहुत से चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें खुद को फीड करने के लिए काम करना पड़ता है। पूर हाउस होल्ड्स में गर्ल्स को छोटे सिबलिंग्स की केयर के लिए एजुकेशन छोड़नी पड़ सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी एजुकेशन का राइट गारंटी करती है, फिर भी चैप्टर कहता है कि कई बार यह राइट लार्जली फॉर्मल रह जाता है। तुम्हें यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी क्वेश्चन मिलता है। क्या गवर्नमेंट को ऐसे चिल्ड्रन और फैमिलीज को एजुकेशन एक्सेस करने के लिए अधिक सब्सटैंशियल सपोर्ट देना चाहिए? मिड डे मील्स, जॉब्स, फेयर वेजेस और सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर जैसे प्रोएक्टिव मेजर्स पर विचार क्यों होता है? क्योंकि बेसिक नीड्स अनमेट हो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी अलोन रियल फ्रीडम नहीं बना पाती। जस्टिस इस डिस्कशन को और डीपन करती है। चैप्टर में यह विचार आता है कि जस्टिस किसी को हार्म करने से अलाइन नहीं कर सकती। अगर डिसेबिलिटी हो तो स्पेशल प्रोविजंस चाहिए। अगर बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हो तो रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबल एजेंसी जरूरी हो सकती है। इक्वालिटी और जस्टिस को आइसोलेटेड बॉक्सेस की तरह मत पढ़ना। तो कॉन्टेक्स्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, डिसेबिलिटी में स्पेशल असिस्टेंस चाहिए, पॉवर्टी में रिसोर्सेज और सपोर्ट चाहिए,
एजुकेशन के केस में फॉर्मल राइट को एक्चुअल एक्सेस में बदलने के लिए पॉलिसी एक्शन चाहिए। अलग सिचुएशंस इक्वालिटी की अलग लेयर्स रिवील करती हैं। यही कारण है कि एक सिंगल डेफिनेशन हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। पॉलिटिकल थियरिस्ट्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स के यूसेज को ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स पर डिबेट करते हैं और पब्लिक पॉलिसी ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। वे पूछते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कब सफिशिएंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट कब चाहिए, कितने समय तक चाहिए और किस एक्सटेंट तक चाहिए। ये प्रैक्टिकल पॉलिसी क्वेश्चंस हैं। एक सेकंड रुककर अपना आंसर बनाओ। इक्वालिटी की मीनिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इक्वालिटी ह्यूमन रिलेशनशिप से जुड़ी है और लोगों की सिचुएशंस अलग होती हैं। क्यू में इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिसेबिलिटी में स्पेशल ट्रीटमेंट और पॉवर्टी में प्रोएक्टिव सपोर्ट की जरूरत दिखती है। इस स्ट्रक्चर से तुम्हारा आंसर क्लियर और रीजन लगेगा। अब हम फाइनल मेजर सेक्शन में हैं। व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? पहला आंसर ये है कि ये केवल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, जजेस, एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। जैसे मैथमेटिक्स हर व्यक्ति के लिए यूजफुल है, भले ही हर कोई मैथमेटिशियन ना बने। दूसरा आंसर सिटीजनशिप है। हम सिटीजन्स बनेंगे, वोट करेंगे और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर डिसीजंस तथा डिस्कशंस में भाग लेंगे। इसलिए पॉलिटिकल आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस की बेसिक नॉलेज जरूरी है। ग्राम सभा, वेबसाइट्स, पोल्स या पब्लिक डिस्कशन में आर्बिट्रेरी प्रेफरेंस देने के बजाय इन्फॉर्म्ड और रीजनेबल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। चैप्टर सिटीजन्स की तुलना म्यूजिक कॉन्सर्ट की ऑडियंस से करता है। ऑडियंस में परफॉर्मर नहीं होती, फिर भी वह एजेंडा सेट करती है, आउटपुट को अप्रिशिएट करती है और रिक्वेस्ट दे सकती है। उसी तरह एजुकेटेड और विजिलेंट सिटीजन्स पॉलिटिकल लीडर्स को अधिक पब्लिक स्पिरिटेड और कम्युनिटी ओरिएंटेड बनने के लिए एनकरेज करते हैं। तीसरा आंसर एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन है। फ्रीडम, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स नहीं है। फैमिलीज, स्कूल्स और शॉपिंग प्लेसेस में कास्ट, रिलीजन, जेंडर या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर बायस दिख सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें अपनी फीलिंग्स और अजम्पशंस को केयरफुली एग्जामिन करने और उन्हें अधिक मॉडरेट तथा रीजन्ड बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई प्रिविलेज पोजीशन में है तो वह ऑपरेशन को डिनाई कर सकता है, जबकि डोमेस्टिक वर्कर्स डिग्निटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हों। चैप्टर हमें दूसरों की सिचुएशन को देखने और अपने बायसेस पर प्रश्न करने के लिए कहता है। ये किसी ग्रुप को ब्लेम करने का एक्सरसाइज नहीं, बल्कि सेल्फ एग्जामिनेशन और फेयर जजमेंट की प्रैक्टिस है। चौथा आंसर रैशनल डिबेट है। स्टूडेंट्स अक्सर राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट पर ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन उन ओपिनियंस का बेसिस क्लियर नहीं होता। डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट हमें रीजंस देने, अपनी पोजीशन डिफेंड करने और दूसरे व्यू पॉइंट को समझने के लिए मजबूर करते हैं। पॉलिटिकल थियरी इसी स्किल को सिस्टमैटिक बनाती है। इसलिए चैप्टर के अनुसार पॉलिटिकल थियरी हमें इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनने में मदद करती है। ये पॉलिटिकल इवेंट्स को रैशनली असेस करना, कलेक्टिव इंटरेस्ट्स को आर्टिकुलेट करना और कॉमन प्रॉब्लम्स पर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करना सिखाती है। आज के इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन लैंडस्केप में रैशनल डिबेट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत वैल्यूएबल एबिलिटीज हैं। अब क्विक रिकॉल के लिए 4 रीजंस बोलो। पॉलिटिकल थ्योरी स्टूडेंट्स और फ्यूचर प्रोफेशनल्स के लिए रेलेवेंट है। यह रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के लिए जरूरी है। ये एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन और अपने बायसेस को एग्जामिन करने में मदद करती है और ये रीजंस के साथ इन्फॉर्म डिबेट तथा कम्युनिकेशन की स्किल डेवलप करती है। अब एग्जाम मोड ऑन करते हैं। क्वेश्चन आए कि पॉलिटिक्स मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू है, तो पहले डिफरेंट परसेप्शंस लिखो, फिर बताओ कि पॉलिटिक्स सोसाइटी की इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजंस, निगोशिएशंस, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली एक्टिविटीज का रिलेशन लिखो। अंत में बैलेंस्ड कंक्लूजन दो। क्वेश्चन हो कि विजिलेंट सिटीजन्स डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी हैं, तो ऑडियंस एनालॉजी यूज कर सकते हो। सिटीजन्स परफॉर्मर्स नहीं, पर एजेंडा, फीडबैक और अप्रिसिएशन के जरिए पॉलिटिकल लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एजुकेटेड और ऑब्जर्वेंट सिटीजनरी लीडर्स को कम्युनिटी ओरिएंटेड बनने के लिए एनकरेज करती है। केवल 1 लाइन आंसर मत देना। यूजफुल आंसर कीवर्ड्स हैं रीजन, कम्युनिकेशन,
collective decision making, government, aspirations, freedom, equality, justice, democracy, rule of law, separation of powers, judicial review, informed citizens और rational debate। कीवर्ड्स को बिना एक्सप्लेनेशन के लिस्ट मत करना, हर कीवर्ड को चैप्टर के आर्ग्यूमेंट से कनेक्ट करो। पॉलिटिकल थ्योरी और मैथमेटिक्स की कंपैरिजन में लिखो कि मैथमेटिक्स में बेसिक शेप्स की डेफिनेशन सिंगुलर हो सकती हैं, जबकि फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस की डेफिनेशंस मल्टीपल और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं। फिर सिमिलैरिटी भी बताओ कि दोनों सिस्टमैटिक थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप कर सकते हैं। कंपैरिजन को वन साइडेड मत बनाना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में याद रखो, पॉलिटिकल थियरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बेसिस वाले आइडियाज डिस्कस करती है और इक्वालिटी तथा फ्रीडम के मीनिंग्स एक्सप्लेन करती है। यह रिलीजन्स के बीच रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने तक सीमित नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना इसका प्राइमरी काम नहीं है। एक लाइकली लॉन्ग आंसर है, पॉलिटिकल थियरी यूजफुल क्यों है? आंसर को 4 पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज करो। फ्यूचर रोल्स के लिए रेलेवेंस, इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप, एवरीडे बायस और डिस्क्रिमिनेशन की एग्जामिनेशन तथा रैशनल आर्ग्यूमेंट और कम्युनिकेशन। हर पॉइंट के साथ 2 या 3 लाइंस की एक्सप्लेनेशन दो ताकि आंसर सिर्फ हेडिंग्स का कलेक्शन न लगे। वी आर एंटरिंग द फाइनल रीकैप नाउ। चैप्टर की शुरुआत ह्यूमन रीजन और कम्युनिकेशन से होती है। पॉलिटिक्स डिफरेंट विजन्स ऑफ जस्टिस और डिजायरेबिलिटी के कारण अराइज होती है और नेगोशिएशंस तथा कलेक्टिव डिसीजंस के जरिए सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करती है। गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिक्स गवर्नमेंट से ब्रॉडर है। पॉलिटिकल थ्योरी डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और सेक्युलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करती है। थिंकर्स के आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रीडम और इक्वालिटी आज भी रेलेवेंट है क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बनी रह सकती है। राइट्स रीइंटरप्रेट होते हैं और टेक्नोलॉजी नए फ्रीडम्स तथा थ्रेट्स दोनों लाती है। पुटिंग थियरी टू प्रैक्टिस में सोक्रेटिस का मेथड याद रखो। कॉमनली हेल्ड बिलीफ को क्वेश्चन करो, रीजंस और एग्जाम्पल से टेस्ट करो, इनकंसिस्टेंसीज पहचानो और डेफिनेशन रिफाइन करो। इक्वालिटी में क्यू का इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिसेबिलिटी इन स्पेशल प्रोविजन और पॉवर्टी में प्रोएक्टिव सपोर्ट जैसे कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं कि फेयरनेस हमेशा आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं होती। कॉमन मिस्टेक मत करना, पॉलिटिकल इक्वालिटी को कंप्लीट इक्वालिटी समझ लेना। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने के बावजूद कास्ट, पॉवर्टी और सोशल डिसएडवांटेज लोगों के एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज को अलग कर सकते हैं। दूसरा मिस्टेक है पॉलिटिक्स को केवल पॉलिटिशियंस का काम समझना। नेगोशिएशन, कलेक्टिव एक्शन और पब्लिक डिसीजन मेकिंग भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 2 क्वेश्चंस का आंसर मन में बनाओ। पहला, पॉलिटिक्स को सोसाइटी की एसेंशियल एक्टिविटी क्यों कहा गया है? दूसरा, इक्वालिटी का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यों है? फिर अपने आंसर्स में कम से कम 3 चैप्टर कीवर्ड्स नेचुरली यूज करो और हर कीवर्ड के साथ रीजन जोड़ो। अगर आंसर्स बोलकर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो किसी फ्रेंड को यह चैप्टर टीच करो। फ्रेंड से कहो कि वह पूछे, क्या गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स सेम है? क्या इक्वल राइट से इक्वालिटी पूरी हो जाती है? और पॉलिटिकल थ्योरी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट क्यों है? टीचिंग के दौरान जहां अटकते हो वही तुम्हारा नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट है। आज हमने पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन में पॉलिटिक्स की कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट का डेली इम्पैक्ट, पॉलिटिकल थ्योरी के वैल्यूज, इंपॉर्टेंट थिंकर्स, चेंजिंग राइट्स, ऑनलाइन फ्रीडम, सोक्रेटिक रीजनिंग, इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट्स और इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप को जोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल थियरी हमें स्लोगन्स नहीं बल्कि रीजंस के साथ सोचने की आदत देती है। आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है कि तुम एक पेज पर 4 हेडिंग्स लिखो। व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियरी, इक्वालिटी इन कॉन्टेक्स्ट और व्हाई स्टडी पॉलिटिकल थियरी। हर हेडिंग के नीचे 3 रीजन पॉइंट्स लिखो। फिर एक फ्रेंड या एडजी के एआई ट्यूटर को अपना आंसर एक्सप्लेन करके चेक करो। वार्मली रिवाइज करो, रोट लर्निंग पर डिपेंड मत करो।